दूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा। मेरा विश्वास इतना पक्का है कि मैं इस पैसे को अपनी आंखों के सामने अभी देख सकता हूँ। मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूँ। ये मेरा इंतजार कर रहा है कि ये मेरे पास आए और उस रेशो में आए जिस रेशो में मैं अपनी सर्विस दूंगा। मैं उस प्लान का इंतजार कर रहा हूँ जिसके जरिए मैं इतना पैसा कमा सकूं, और जब वो मुझे प्लान मिल जाएगा तो मैं उस पर एक्शन लेना शुरू कर दूंगा। दूसरा, इस प्रोग्राम को सुबह और रात को दोहराइए जब तक कि आप अपनी इमेजिनेशन में उस दौलत को न देख ले जिसे आप कमाना चाहते हैं। तीसरा, अपने स्टेटमेंट की कॉपी को अपने बेड के पास रखें और इसे सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद पढ़ें जब तक कि ये आपको याद न हो जाए। जब आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो याद रखें कि आप ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं और इसका गोल है आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देना। ये भी याद रखिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करेगा जो इमोशन के साथ इस तक पहुंचाए जाएंगे। तो विश्वास जो है वो सभी इमोशंस में सबसे स्ट्रॉन्ग और क्रिएटिव भावना है, फीलिंग है। विश्वास वाले चैप्टर में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। पहले तो ये इंस्ट्रक्शन इम्प्रैक्टिकल या नामुमकिन लग सकते हैं। इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो, चाहे वे शुरुआत में आपको कितने ही इम्प्रैक्टिकल या थोड़े अजीब लगे, लेकिन आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहे। अगर शब्दों से और एक्शन से आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहेंगे तो वो वक्त जल्द ही आएगा जब आपके सामने पावर की एक नई दुनिया खुल जाएगी। नए विचारों की तरफ डाउट रखना इंसान के स्वभाव में है, लेकिन अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपका डाउट विश्वास में बदल जाएगा और जल्द ही ये विश्वास पूरे विश्वास में बदल जाएगा। कई फिलोसोफर्स ने ये कहा है कि इंसान इस धरती पर अपनी किस्मत खुद बनाता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर ये कहना भूल गए कि वो अपनी किस्मत का निर्माता क्यों है। तो इस चैप्टर में ये अच्छी तरीके से समझाया गया है कि इंसान अपनी किस्मत को, खास करके फाइनेंशियल किस्मत को, किस तरह से बना सकता है। इंसान खुद का और अपने आसपास के माहौल का क्रिएटर बन सकता है क्योंकि उसके पास अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत है। इच्छा को पैसे के रूप में बदलने की टेक्नोलॉजी में ऑटो सजेशन का इस्तेमाल शामिल है, जिसके जरिए इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकता है और उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। बाकी के प्रिंसिपल सिर्फ साधन हैं जिनके द्वारा ऑटो सजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस विचार को अपने मन में रखें और आप हमेशा सतर्क रहेंगे कि ऑटो सजेशन आपकी फिजिकल सक्सेस में कितना इम्पोर्टेंट योगदान देता है। और इस बुक में बताए गए तरीकों से ऑटो सजेशन की मदद से आप अपने एफर्ट से कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो जब आप पूरी बुक के बारे में जान ले, पढ़ ले, सुन ले, तो आप दोबारा इस चैप्टर पर लौटे और भावना और एक्शन के नजरिए से इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। पूरे चैप्टर को हर रात एक बार जोर से पढ़ें जब तक कि आपको ये पूरी तरह से विश्वास न हो जाए कि ऑटो सजेशन का प्रिंसिपल सच में दमदार है और ये आपके लिए वो सब हासिल कर सकता है जिसके बारे में दावा किया गया है। तो इस चैप्टर में जो भी लाइनें आपको अच्छी लगी है उसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए, मन में दोहराइए और गांठ बांध लीजिए जिसने आप पर कुछ न कुछ असर किया है। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, पर्सनल एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन, अमीर बनने की ओर चौथा कदम। नॉलेज दो तरह की होती है, पहला जनरल नॉलेज और दूसरा स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज चाहे जितने भी ज्यादा हो, प्रॉपर्टी बढ़ाने के मामले में ये बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती है। इंसान के पास जनरल नॉलेज के जितने भी रूप हो सकते हैं सभी बड़े यूनिवर्सिटीज में ये पाए जाते हैं। ज्यादातर प्रोफेसर्स के पास बहुत कम पैसा होता है। नॉलेज देना उनकी खासियत होती है, लेकिन वे इस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके उसे इस्तेमाल करने के एक्सपर्ट नहीं होते। नॉलेज पैसे को तब तक अट्रैक्ट नहीं करता है जब तक कि पैसे को कमाने का गोल न बनाया जाए और इस गोल को हासिल करने के लिए काम का एक प्रैक्टिकल प्लान बनाकर इस नॉलेज को ऑर्गेनाइज न किया जाए और बुद्धिमानी से इसका इस्तेमाल न किया जाए। इस फैक्ट की समझ की कमी ही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इस कॉन्सेप्ट में विश्वास रखते हैं कि नॉलेज ही पावर है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। नॉलेज पावर तभी बनती है जब इसे एक क्लियर प्लान बनाने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाए
और किसी गोल को हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। एजुकेशन के सभी सिस्टम में मिसिंग लिंक यही है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने स्टूडेंट को ये सिखाने में फेल हो जाते हैं कि नॉलेज के हासिल हो जाने के बाद वे अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज कैसे करें और उसका इस्तेमाल कैसे करें। अब कई लोग तो ये मानने की गलती करते हैं कि क्योंकि हेनरी फोर्ड बहुत कम समय के लिए स्कूल गए थे इसलिए उनके पास एजुकेशन कम थी। दरअसल ये लोग एजुकेशन का सही मतलब नहीं समझ पाए हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द एजुको से बना है, जिसका मतलब होता है बाहर लाना या अंदर से डेवलप करना। ये जरूरी नहीं है कि वही इंसान पढ़ा लिखा हो जिसके पास अच्छी खासी जनरल या स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। पढ़ा लिखा आदमी वो होता है जिसने अपने मन को इस तरह से डेवलप कर लिया है कि वो जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है और इस प्रोसेस में वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यानी वो इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी आजादी वहां से खत्म होती है जहां से अगले की नाक शुरू होती है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान शिकागो के एक न्यूज़पेपर ने कुछ आर्टिकल छापे जिसमें दूसरी बातों के अलावा इस बात का जिक्र भी था कि हेनरी फोर्ड एक बेवकूफ अमन पसंद करने वाले इंसान है। फोर्ड ने इस स्टेटमेंट पर आपत्ति जताई और उस न्यूज़पेपर के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। जब मुकदमा कोर्ट में चला तो न्यूज़पेपर के वकीलों ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए फोर्ड को गवाही के लिए बुलाया ताकि जूरी के सामने ये साबित किया जा सके कि फोर्ड कम पढ़े लिखे मूर्ख आदमी है। वकीलों ने फोर्ड से बहुत सारे सवाल किए जिनसे ये साबित हो सके। हालांकि उनके पास कार बनाने का स्पेशलाइज्ड नॉलेज तो था, लेकिन बाकी सभी मामलों में उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। फोर्ड पर कुछ इस तरह के सवाल दागे गए जिससे उन्हें नीचा दिखाया जा सके। तो बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन थे और 1776 के विद्रोह से मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था? ऐसे बहुत सारे सवालों को सुनने के बाद अंतिम सवाल का फोर्ड ने कुछ इस तरीके से जवाब दिया, मुझे ब्रिटेन द्वारा भेजे गए सैनिकों के एग्जैक्ट नंबर का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि जितने लोग वहां पर गए थे उनमें से बहुत ही कम वापस लौटे थे। अंत में फोर्ड इस तरह के बेहुदा सवालों के जवाब देते देते थक गए और उन्होंने एक अजीब से सवाल का जवाब कटघरे में आगे की तरफ झुकते हुए ऑपोजिशन के वकील की तरफ उंगली दिखाते हुए दिया। आपके द्वारा पूछे गए बेहुदा सवालों का जवाब अगर मैं सचमुच देना चाहूं तो मेरे ऑफिस की डेस्क पर कई बटन लगे हुए हैं जिन्हें दबाकर मैं अपनी मदद के लिए ऐसे आदमियों को बुला सकता हूं जो इस टॉपिक के जीनियस है, जिनसे मैं उस टॉपिक पर जितने सवाल पूछूंगा वे उन सबके सटीक जवाब दे देंगे। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे हर सवाल का जवाब दे सकते हैं तो मैं इन सवालों के जवाब मालूम करने के लिए अपने मन को ढेर सारे जनरल नॉलेज से क्यों भरूं? इस जवाब में बेशक दम था। इस जवाब से वकील की हालत खराब हो गई। इस जवाब को सुनकर अदालत में बैठे हर इंसान को ये एहसास हो गया कि ऐसा जवाब तो कोई पढ़ा लिखा इंसान ही दे सकता है, कोई अनपढ़ इंसान तो कभी नहीं। मेरी नजर में हर वो इंसान पढ़ा लिखा है जो ये जानता है कि जरूरत के समय उसे उस टॉपिक की जानकारी कहाँ से मिलेगी और उसे काम के रूप में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के सहयोग से हेनरी फोर्ड के पास वो सारा स्पेशलाइज्ड नॉलेज था जिसकी उन्हें अमेरिका का सबसे अमीर इंसान बनने के लिए जरूरत थी। ये जरूरी नहीं है कि वो सारा नॉलेज उनके दिमाग में ही हो। एंड्रू कार्नेगी ने स्वीकार किया है कि उन्हें खुद स्टील बिजनेस के टेक्निकल साइड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, ना ही उन्हें ये सीखने में कोई दिलचस्पी थी। उन्हें तो सिर्फ प्रोडक्शन और सेल्स के स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत थी और उन्हें ये मास्टरमाइंड ग्रुप के लोगों से हासिल हो गया था। बड़ी किस्मत बनाने के लिए पावर की जरूरत होती है और पावर उस ऑर्गेनाइज्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज से हासिल होती है। अब आगे की कुछ लाइन्स उन लोगों को विश्वास और उम्मीद दे सकती है जिन्हें इतनी ज्यादा स्पेशलाइज्ड एजुकेशन हासिल नहीं हो पाई जितना किसी काम के लिए जरूरी होता है। कभी कभी कुछ लोग फॉर्मल एजुकेशन न मिलने पर हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन को आप देख लीजिए, उन्हें स्कूल में सिर्फ 3 महीने ही पढ़ने का मौका मिला। उन्हें कभी पढ़े लिखे होने की कमी नहीं खली और ना ही उनकी गरीबी में मृत्यु हुई। हेनरी फोर्ड को भी बहुत ही कम एजुकेशन हासिल हुई, लेकिन उन्होंने काफी पैसा कमाया। एडिसन और फोर्ड को ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाई, फिर भी वो लोग कामयाब हुए। तो ये फैक्ट आज के नौजवानों को बीच में पढ़ाई छोड़ देने के लिए एनकरेज नहीं करती है।
आज के दौर में बिजनेस की अच्छी शुरुआत करने के लिए एक अच्छे फॉर्मल एजुकेशन की खास जरूरत है। बेशक ये चंद गिने चुने लोगों की कहानी है। वेंडी रेस्टोरेंट की चेन खोलने वाले डेव थॉमस ने भी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, पर सक्सेस हासिल करने के बाद उन्होंने नौजवानों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मोटिवेट किया, यहां तक कि वो खुद इसका एग्जाम्पल बने और अपना हाई स्कूल का डिप्लोमा पढ़ाई छोड़ने के 45 साल बाद हासिल किया। वो जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट के एग्जाम में बैठे और उसे पास किया। उन्हें ये डिप्लोमा उनकी कम्युनिटी के एक स्पेशल सेरेमनी में दिया गया। थॉमस ने उस दिन स्कूल के 500 स्टूडेंट्स के सामने स्पीच दी। हाई स्कूल की एजुकेशन बीच में छोड़ने की वजह से मैं बहुत परेशान रहा। मुझे ऐसा लगता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन पूरी करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। उम्मीद है कि ये दूसरी लाइन लोगों को इंस्पायर करेगी। डिप्लोमा हासिल करने के लिए इंस्पिरेशन उन्हें तब मिली जब वे अपनी बायोग्राफी डेव्स वे को प्रमोट करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोग्राम अटेंड करने गए। कई शहरों में वे हाई स्कूल पास जर्नलिस्ट से मिले और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन हासिल करने के लिए इंस्पायर किया। पर उन्होंने बताया कि हाई स्कूल पास जर्नलिस्ट बड़े ही चालाक होते हैं। वे अक्सर मुझसे पूछते थे, जब आप ये कहते हैं कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, फिर आपने अपनी पढ़ाई बीच में ही क्यों छोड़ दी? आपकी करनी और कथनी में इतना फर्क क्यों? सच बताऊं, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता था। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं हाई स्कूल का डिप्लोमा लेकर के ही दम लूंगा। अब उनका मकसद उन लोगों को एजुकेशन जारी रखने के लिए बढ़ावा देना है जिन्होंने किसी वजह से बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि एजुकेशन हासिल करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। मैं लोगों को बताता हूँ कि उतनी पढ़ाई कर लीजिए जितनी आप कर सकते हैं। मैंने पढ़ाई छोड़ने के 45 सालों के बाद डिप्लोमा हासिल किया। सच ही तो है, एजुकेशन हासिल करने के लिए कभी देर नहीं होती। थॉमस ने आगे जोड़ा, अब तक मेरी जिंदगी में हासिल अचीवमेंट्स में ये सबसे बड़ी अचीवमेंट